बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुना दिया है नून लीग की दरख्वास्तों पर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर भी। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पिछले 24 घंटों से शहर इक़्तिदार में जो ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और बड़े मुसद्दक़ा ज़राए इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है और इसकी हकीकत क्या है, और फिर असद उमर ने इसके बारे में क्या बताया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले हम इलेक्शन कमीशन के किरदार पर ज़रूर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का जब हम किरदार देखते हैं तो मुझे इलेक्शन कमीशन माजी में और ये माजी करीब में दो ऐसे इश्यूज़ नज़र आते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन खुलकर मुनाफ़कत करता है। चाहे वो ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन हो और वहाँ पर जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस रेफरेंस में जो किरदार रहा है इलेक्शन कमीशन का वो इंतहाई मुनाफकाना और गलीज़ था। इलेक्शन कमीशन वहाँ जाके इस बात की आर्गूमेंट्स करता रहा, इस बात पर बहस करता रहा कि जनाब ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट होगा तो हमारे मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, हमारे मुल्क में जमहूरियत डिरेल हो जाएगी, हमारी सिविल सुपरमेसी तबाह हो जाएगी, हमारी जो एक साफ़ शफाफ और मुनसफ़ाना इलेक्शन का जो हमारा एक नज़रिया है वो मर जाएगा, हमारा माजी जो इतना साफ़ शफाफ है इलेक्शन करवाने का वो सारे का सारा तबाह हो जाएगा। इन्होंने जो कर सकते थे, जितना कर सकते थे इन्होंने किया। जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से बेसिक सवालात पूछे गए चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से, गुलजार साहब की तरफ से, कि आप जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह बने बैठे हैं और आप एक ब्यूरोक्रेट थे और आपको बड़ा नवाजा गया और आपकी रिश्तेदारियां भी बड़ी हैं, तो क्या आपको इल्म है कि जो इलेक्शन साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो वो जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने रहनुमा असूल दिए हैं वो क्या हैं, आपको आपके इल्म में है? तो वो मौसूफ़ के इल्म में नहीं था, क्योंकि मौसूफ़ तो हमेशा सिफारशी भर्ती होते होते कहाँ से कहाँ गए और नवाज़ शरीफ उसको नवाजते रहे। और नवाज़ शरीफ की ग़ुलामी में मरीम नवाज़ की बेटी की शादी के दिन हाथ में फूल लेके मोदी का इस्तकबाल करने वाला ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कैसे नवाज़ शरीफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जाता जिन्होंने उसको अपॉइंट किया था। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि जब डस्का इलेक्शन का मामला आता है, डस्का इलेक्शन के मामले पर भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने 24 घंटों के अंदर अंदर कलअदम करार दे दिया, क्योंकि वहाँ पर नून लीग को जितवाना था और नून लीग को जितवाना ज़रूरी था। इस वजह से अब वो एक पावर की जो एक तकसीम है उसमें बड़ा मुनसफ़ाना है। जहाँ पर पंजाब में नून लीग का जो एक मोराल था वो हाई रखना था, उसने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया और नून लीग को जितवाया और मरीम नवाज़ को वो प्लेट में रख कर दी वो जो सीट थी। और उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए, क्योंकि इन्हीं के रिटर्निंग अफसरान थे, प्रिजाइडिंग अफसरान इसी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के थे। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि मैं ख़ुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ, लाहौर में बैठ के सारी निगरानी की थी। और फिर आप जानते हैं जो रिज़ल्ट्स है और जिस तरीके से सारे मामलात हुए। फिर हम देखते हैं कि कराची में इलेक्शन हुआ। कराची में एक इलेक्शन तो पहले हुआ था जब नून लीग इतनी मजबूत नहीं थी या नून लीग का कैंडिडेट नहीं था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार करवाया जाता है, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। कसूर उनका ये था कि वो पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे थे और मैक्सिमम उनको ये था कि वो वहाँ से निकाल दिया जाता या कोई फ़ाइन लगाया जाता, लेकिन क्योंकि सिंध सरकार है और वो दहशतगर्दी उनका पहला, सिंध सरकार का पहला तो ये है कि वो बंदा मरवा देते हैं। अगर कोई बड़ी मेहरबानी करें और कहीं से उनको ये हो कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो वो मरवाते नहीं है, लेकिन उसको पुलिस में दौरान हिरासत तशद्दुद करवाते हैं। और आपको याद है कि जिस जहाँ पर रखा गया था हलीम आदिल शेख को, वहाँ पर सांप भी निकले, वहाँ पर उसकी टांगें भी तोड़ी गई, उनको मारा भी गया, तशद्दुद भी किया गया, सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन तमाशा देखता रहा। अब जब NA 249 का इलेक्शन आता है तो इस इलेक्शन में जो किरदार रहा है इलेक्शन कमीशन का वो इंतहाई गलीज़ है। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है। उसके बाद मरीम नवाज़ को आज भी बड़ी उम्मीद थी कि मैं ख़रीद लूँगी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बड़ी बोली लगा दी आसिफ जरदारी ने। अब आसिफ जरदारी की बोली, और आसिफ जरदारी तो पैसों से मौलाना को ख़रीद लेते हैं, आसिफ जरदारी तो आदि नून लीग को ख़रीद लिया था, आसिफ जरदारी के पैसे तो हर जगह पहुँच जाते हैं। अब मरीम नवाज़ सिर्फ
पर्सनल ताल्लुक या जो वीडियोज़ हैं वो इस्तेमाल करती हैं और ब्लैक मेलिंग के ज़रिए काम करवाना चाहती हैं। जाती उम्रा से पैसे निकालना तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और फिर इनको ये लगता है कि ये हमारा साबिक ग़ुलाम है, वफ़ादार है, तो हमारी ग़ुलामी करेगा और इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन आसिफ ज़रदारी का पैसा चल गया, और आसिफ ज़रदारी के पैसे ने इतना मुंह भर दिया कि कल रात को दरख्वास्त दी जाती है और आज सुबह ही उसको खारिज कर दिया जाता है और मुस्तरद कर दिया जाता है। दो दरख्वास्तें थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त थी दोबारा गिनती की, उसको भी मुस्तरद कर दिया जाता है। और 15 पोलिंग स्टेशंस का फोरेंसिक ऑडिट करवाने का जो मुतालबा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसको भी मुस्तरद कर दिया जाता है। और वो दरख्वास्त उठाकर मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगज़ेब के मुंह पर दे मारी जाती है। मरियम औरंगज़ेब चीखते चिल्लाते कहती हैं कि बड़ी ज़्यादती हुई है, ये अनोखा इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई मुबहम है। और फिर वो इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़ती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जहाँ से ज़्यादा पैसे मिले उठाकर इनके मुँह पर दे मारी। अब ये चीख रहे हैं, रो रहे हैं, और अब इनका कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये जिस इलेक्शन कमीशन को बचाते रहे आज उसी इलेक्शन कमीशन ने इनको थप्पड़ मारे हैं, और अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को तस्लीम करने के। फिर हम देखते हैं जो दूसरा मामला है वो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से जो असम्बलियाँ तोड़ने का बयान दिया जा रहा है, और इसमें जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इस मामले को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि काफ लीग के साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हालात बहुत ख़राब हैं, इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से नाराज़ है, और उस नाराज़गी की बुनियाद पर जो सारी कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं जो हम देखते हैं। अब ये जो मामला है कि क्या इमरान ख़ान असम्बलियाँ तोड़ देंगे या नहीं तोड़ेंगे, देखें दो चीज़ें हैं। इमरान ख़ान ने अपने जब जहांगीर तरीन के लोग मिलने गए तो अंदरूनी जो कहानी है वो यही है कि इमरान ख़ान बैठे, इमरान ख़ान ने पहले उन सब से उनके मसाइल सुने, और उनके मसाइल सुनने के बाद इमरान ख़ान एक बात उनको बड़ी क्लियर कही। इमरान ख़ान ने कहा कि एक बात, मेरी बात सुनने से पहले या मेरा फ़ैसला सुनने से पहले आप लोग ये यकीन रख लें कि अगर आप में से किसी को ये लगता है कि आप मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली होगी, मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाला। आपको ये लगता है कि आप मेरी हुकूमत गिरा देंगे तो मैं आपकी हुकूमत गिराने से पहले ख़ुद ही हुकूमतें असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। मैं इक़्तिदार के लिए नहीं आया, मैं आवाम के लिए आया हूँ, और जब मुझे लगेगा कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं उसके सामने झुकूँगा नहीं, मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई जिस दिन शर्जील मेमन का मामला उठाया गया, बशीर मेमन का, तो उस दिन भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये बात की। उन्होंने कहा कि ये जो कर लें, मेरे ख़िलाफ़ जो कंपेन करवा लें, ये मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा और मैं समझूंगा कि अब बस एंड हो गया है तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस सारे के सारे मामले में मज़ीद ज़लील होने की। फिर जो ज़राए का ये कहना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लोग अक्ल रखते हैं, वो ऐसे नहीं हैं कि जैसे मरीम नवाज़ की ख्वाहिशें हैं या मौलाना फजलुर रहमान है। वो लोग समझदार हैं, उनको पता है कि इमरान ख़ान के अलावा और ऑप्शन कौन सी है। क्या वो शहबाज शरीफ को लाएंगे तो अवाम चुप कर जाएगी, क्या वो मरीम नवाज़ या बिलावल ज़रदारी को लेके आएंगे तो अवाम चुप कर जाएगी। अब वो हालात नहीं रहे, अब उस तरह के मामलात नहीं रहे। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग गलत को गलत कहना जानते हैं, लोग गलत फ़ैसले को गलत फ़ैसला कहना जानते हैं। अब वो अंधी अकीदत नहीं रही, अब मामलात मेरिट पर चले गए हैं, अब मामलात वो नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की खैर खा है। जब हम माजी की बात करते हैं तो माजी में तो गलतियां सबसे हुई, वो हमारे जजों से भी हुई, वो हमारे सियासतदानों से भी हुई, वो हमारे ब्यूरोक्रेसी से भी हुई, वो हमारे सहाफ़ियों से भी, वो हमारे बाकी हर इदारे से हुई। लेकिन मौजूदा जो रिजीम है वो इस वक्त रियासत के साथ इतनी खैर खा है कि उनको पता है कि इमरान ख़ान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इनको इमरान ख़ान कैसे ना, जिस दिन इमरान ख़ान ने कहा था कि मैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पैचअप करवाना चाहता हूँ, उस दिन यही अपोजिशन इमरान ख़ान पर तंज करती थी, हामिद मीर जैसे लोग के देखें ये अब करवाएंगे पैचअप, अब इनकी क्या औकात।
अब आप देख लें कि वही सऊदी अरब है, वही पाकिस्तान के तवस्सुल से उसके ईरान के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के तवस्सुल से अमेरिका और तालिबान का जो मुआहदा है वो कंप्लीट होने वाला है और ये चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और हामिद अमीर तो आजकल उस तालिबान मुआहदे पर बड़ा लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि वो मुआहदा पर अमल हो या वो मुआहदा जो है उस पर एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि जो इंडिया के मफादात में नहीं है वो हामिद अमीर के मफाद में नहीं है और हामिद अमीर उसके ऊपर लिखेंगे। असद उमर ने भी ये बात की है कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ने का मामला है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी जो इक़्तिदार लेने के लिए हर तरह से जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये उनके लिए बड़ी बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई इमरान खान को ब्लैकमेल करेगा तो इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे और इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और कौम भी ये उम्मीद रखती है, इमरान खान के जो जमात के लोग हैं वो भी यही उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान ब्लैकमेल ना हों, भले उनको असम्बलियाँ तोड़नी पड़ें तोड़ दें और वो अवाम में आ जाएं और दोबारा से अपनी जो कंपेन है माफिया के ख़िलाफ़ वो शुरू कर दें। अब हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सहाफ़ी सलीम बुखारी ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, हारून रशीद ने इसके ऊपर बात की है, इसके अलावा जो बाकी हैं जो अपने आप को बड़ा सीनियर साफ़ी कहते हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये मामला अब किधर जाएगा? आरिफ हमीद भट्टी ने भी इसके ऊपर बात की है कि ये वाकई हकीकत है या ये फसाना है। जो भी डिटेल्स होंगी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।